भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। बातचीत के खबर को एक बार फिर से शुरुआत करते हैं और जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, हम अपने मेहमानों को तारुफ कराएं उससे पहले हम आपको बताएं जो सबसे बड़ी खबर आ रही है। सरकार और किसानों के बीच जो बातचीत बैठक जो चल रही है दिल्ली के विज्ञान भवन में, वो लगभग 3 घंटे से किसान संगठनों और सरकार के बीच बातचीत लगातार जारी है। बैठक की शुरुआत जो हुई, जो मुद्दों को लेकर जिन पर बात फंसी हुई है, वो उसमें एमएसपी का एक मुद्दा थी, जहां से बातचीत का शुरुआत हुई। किसानों के नेता कृषि मंत्री और उनके सहयोगियों के साथ कृषि सुधार कानून के मुद्दे पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। किसान संगठन कृषि सुधारों को लेकर ये बात कह रहे हैं। लगातार वो कहते रहे कि वापसी की मांग वो जो लगातार उठाते रहे। सरकार लगातार कृषि सुधारों के बारे में जो भ्रम है उसको दूर करने की बात कर रही है। और आज जो बातचीत सरकार और किसानों के लिए बड़ी अहम बताई जा रही है, उसमें उम्मीद है कि कुछ समाधान निकल आए और बात आगे बढ़े और कुछ बनती हुई नजर आए। तो इसी को लेकर नीरज हम पहले भैया जी कहीं में आगे बढ़े, इससे पहले हम नीरज कुमार जो हमारे सहयोगी हैं विज्ञान भवन में मौजूद हैं, उनसे एक छोटी सी गुफ्तगू उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर इस वक्त कहाँ पर बात है। जो कुछ जानकारी उनके पास है उसको शेयर करें। नीरज, आप कौन सी जानकारी शेयर कर सकते हैं? जहाँ तक बात कही जा रही है कि एमएसपी को लेकर बात हुई शुरुआत में, उसके बाद जहाँ तक पराली को लेकर बात है और जहाँ तक बिजली को लेकर बात है, इस पर कहीं बात अब फंस रही है, जो कि 3-4 पॉइंट उन्होंने लिख के पहले दिए थे। नीरज। प्रतीक, देखिए, पराली और बिजली का जो मुद्दा था पिछली बार उसका समाधान हो चुका है, लेकिन 2 महत्वपूर्ण मुद्दे। आज कहाँ गतिरोध हुआ ये आपको बता दूं। एमएसपी पे बात जरूर सरकार ने करना चाहा था, लेकिन किसानों की तरफ से कहा गया कि आप तीनों कानून की वापसी पर बातचीत कीजिए। और दूसरी तरफ महत्वपूर्ण मसला ये है कि तीनों कानून की वापसी के मसले पर सरकार का कहना है कि आप क्लॉज दर क्लॉज बात कीजिए, यानी एक एक क्लॉज पे बात कीजिए, न कि संपूर्ण तौर पे बिल कानून को वापस करने का। लेकिन किसान चाहते हैं कि ये तीनों कानून की वापसी पे सीधे बात हो, जबकि सरकार क्लॉज दर क्लॉज बात करना चाहते हैं। और ऐसा लगता है कुछ हलचल बढ़ी है। प्रतीक, आपको एक बार तस्वीरें दिखा दे, यहाँ हलचल बढ़ी है। अभी ये कहना मुश्किल होगा कि क्या बैठक खत्म हो गई है, लेकिन हलचल जरूर बढ़ी है। पता कर अब से थोड़ी देर बाद हमें 1-2 मिनटों का इंतजार करना होगा। बिल्कुल। मैं आपकी इस रिपोर्टिंग का मतलब समझता हूं। जब ये सेंटेंस अगर कोई करस्पॉन्डेंट बोल रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि आप उसको थोड़ा मौका दीजिए। मैं नीरज आपको मौका देता हूं। आप बिल्कुल जब भी आपके पास कोई खबर हो, आप मेरे पास बिल्कुल वापस लौटें। हम बहस को भी, बातचीत को रोकेंगे और आपसे जरूर खबर लेंगे। आप निश्चिंत होकर जाएं और खबर को आगे बढ़ाएं। मैं रुक करूंगा, अपने मेहमानों की तरफ रुक करूंगा जो हमारे साथ मौजूद हैं। जैसे ही खबर आगे आएगी विज्ञान भवन से, हम उसको आगे बढ़ाएंगे। राधिका खेड़ा हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया राधिका। गुरु प्रकाश पासवान आज हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु प्रकाश जी। प्रकाश चंद शर्मा किसान नेता हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया प्रकाश चंद शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पुष्पेंद्र चौधरी अध्यक्ष किसान शक्ति संघ हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अवनिजेश अवस्थी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद है। कुछ देर बाद हमारे साथ डॉक्टर अनुराग भदौरिया भी जुड़ेंगे। लेकिन बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। राधिका, एक सवाल जो लगातार पूछा जा रहा है और वो ये है कि विपक्ष का मतलब सिर्फ यही होता है कि फिर नीरज के पास चलूंगा। मैंने कहा था वो खबर कोई बड़ी है। नीरज जी बिल्कुल शेयर करिए जी। बिल्कुल प्रतीक, बड़ी खबर, बैठक खत्म हो गई है। आज कोई गतिरोध नहीं टूटा है। खबर यह है कि गतिरोध खत्म नहीं हुआ। आज जो है कोई बात नहीं बनी है। पिछली बार जिस तरह से सकारात्मक बैठक हुई थी, आज की बैठक में कोई भी समाधान नहीं निकला है, गतिरोध नहीं टूटा है। और जो हमें खबरें आ रही हैं सूत्रों के मुताबिक कि अगली बैठक की तारीख जो है वो 8 तारीख को बैठक हो सकती है सरकार और किसानों के बीच में। जो अभी जानकारी मिल रही है इसकी आधिकारिक पुष्टि और कुछ किसानों से बात करनी होगी, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि अगली बैठक 8 तारीख को होगी। किसान इस बात पे आज नहीं माने हैं कि तीनों कानून की वापसी पर सरकार ने बात नहीं माना है कि तीनों कानून की वापसी पर पहले चर्चा हो। सरकार चाहती थी क्लॉज दर क्लॉज चर्चा हो, लेकिन किसानों ने कहा कि अगली बार बैठक में अब चर्चा हो। तो 8 तारीख को अगली बैठक होगी। ये खबरें आ रही है। अभी आधिकारिक पुष्टि का थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि एक किसान ने बताया कि 8 तारीख को अगली बैठक होगी। आज गतिरोध खत्म नहीं हुआ है, कोई भी आगे बात नहीं बनी है। जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज। आप बिल्कुल खबर पे आगे जाएं और कुछ अगर महत्वपूर्ण है तो शेयर जरूर करें। यानी गतिरोध बना हुआ। राधिका, मैं आपके पास आना चाहता हूं। बहस शुरुआत करूं, मैं एक बात कहना चाहता हूं, चाहे वैक्सीन हो
और चाहे किसान के मुद्दे हो, सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध, ये कौन सा? अगर उसके आधार जाने जाएंगे, मैं आधार पे आऊंगा, बिल्कुल आधार आऊंगा। आज रिलायंस ने भी अपना क्लैरिफिकेशन दिया है और बहुत साफ, बहुत बहुत स्पष्ट तौर से उन्होंने पॉइंट वाइज किया है कि मैं यहाँ पे मुझे नहीं खेती किसानों में है, ना मैं कॉर्पोरेट फार्मिंग में हूं, लेकिन फिर भी विरोध है। वैक्सीन का विरोध है। वैक्सीन का इसलिए विरोध है कि वो बराबर जो कंपनी, आप सोचें, इस मुल्क में जब हम इसकी बात कर रहे हो कि हमें रोजी रोजगार और रोटी की जरूरत है, तो कंपनी कहे, भारत बायोटेक ने कहा है कि वी आर अ ग्लोबल कंपनी, और देश में काम है एंड वी आर टारगेटेड। तो ये अल्फाज कोई बोले तो अच्छा नहीं है। रिलायंस ने बहुत साफ और बहुत स्पष्ट तौर से कहा कि कॉर्पोरेट फार्मिंग से कोई लेना देना नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सेक्टर में आने का इरादा नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए कभी जमीन नहीं खरीदी, बहुत साफ स्पष्ट तौर से। ना राधिका, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। कल रात को 8 बजे 10 बजे पूरे देश ने, पूरे विश्व ने नजारा देखा, सोशल मीडिया के माध्यम से भी, और कुछ चैनल्स ने दिखाया। सभी चैनल्स ने इतनी हिम्मत भी नहीं जुटाई कि दिखाएं कि राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पे क्या हो रहा था। जो कल रात को हमने देखा, उससे तो बस एक ही बात याद आती है, खता उसकी तुम्हारी थाली तक अनाज पहुंचाने की, खता उसकी तुम्हारी थाली तक अनाज पहुंचाने की, या उसकी मेहनत हो गई। अरे शर्म करो सरकार, इंसानियत तुम्हारी खाक हो गई। कल रात को जिस तरीके से हमारे किसान भाई बहनों पर, जो ठंड में वहां ठुठुर रहे थे, उनपे जो टीयर गैस चलाई गई, प्रतीक जी, जो अब तस्वीरें आई और वीडियो आए हैं, उसके से सामने आया है कि वो एक्सपायर्ड टीयर गैस शेल्स थे, जिसकी वजह से वहां एक्सप्लोजन हुई। उसकी वजह से पूरी रात खुले आसमान के नीचे हमारे किसान भाई बहन सोए। क्या ये सरकार का रवैया था? तो इनके रवैये और जनरल डायर के रवैये में फर्क क्या था? जनरल डायर ने क्या किया वो हमने नहीं देखा, क्योंकि हम तब पैदा नहीं हुए थे। लेकिन साक्षात, मैं जो कहती हूँ हमेशा कि काले अंग्रेज है ये सरकार। क्या किया? एक तरफ आप ड्रामा करते हैं कि हम बातचीत करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ रात में आप उन पे लाठियां, पानी और टीयर गैस चलाते हैं। क्या ये आतंकवादी है? फिर कहते हैं हम तो आतंकवादी नहीं बोल रहे, हम खालिस्तानी नहीं बोल रहे, पर सच्चाई ये है आप उनको उससे भी बदतर ट्रीट कर रहे हैं। ऐसा क्या कर दिया किसानों ने अगर वो दिल्ली आना चाह रहे हैं? आप क्यों रोक रहे हैं? अगर आप, और देखिए एक और चीज सामने आई आज हमारे जो किसान थे वो जमीन पे बैठकर खाना खा रहे थे, और उन्होंने सरकार को अपने साथ खाना खाने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि पिछली बार सरकार ने उनकी इंसानियत का भी मजाक उड़ाया, फोटो खींच के डाल के दिखा दिया कि देखिए किसान और हम साथ में खाना खा रहे हैं। और हमने देखा था किस तरीके से पीयूष गोयल साहब का धमकाते हुआ वीडियो सामने आया था कि हमें मत बताइए, फिर हम भी ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये तरीका है? आप बात कर रहे हैं कि धमका रहे हैं और डरा रहे हैं। खाना खाना जुर्म है राधिका, खाना खाना जुर्म है, पर उसको ऐसे फोटो क्यों दिखाई? वो किसानों ने सामने बोला, आज क्यों नहीं उन्होंने सरकार को अपने साथ खाना खाने दिया? क्योंकि सरकार ये दिखाती है, फिर गलत ट्वीट्स करती है और कहते हैं कि देखिए हम तो साथ मिलकर खा रहे हैं, हम साथ खड़े हैं, और साथ ही में पीयूष गोयल जी 5 मिनट बाद उनको धमका रहे हैं। सच्चाई बताइए। पासवान जी, अंग्रेजों, मैं वो शब्द तो नहीं इस्तेमाल करता हूं, काले और गोरे वाला शब्द तो इस्तेमाल मैं नहीं करता, लेकिन मैं कहता हूं अंग्रेजों की तरह आप ट्रीट कर रहे हैं, जनरल डायर की तरह जो नहीं किया उससे ज्यादा कर रहे हैं, और आतंकियों की तरह ट्रीट कर रहे हैं। कल बहुत ठंड थी, उसके बाद भी आपने जो पानी फेंका वो अमानवीय था। इसका पहले जवाब दें, उसके बाद मैं आगे रुख पढ़ता हूं। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, हिंदी में एक शब्द होती है वक्रपटुता, और उसका यदि इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो रेटोरिक होता है। तो अभी जो मेरी साथी प्रवक्ता कह रही थी वो रेटोरिक के अलावा कुछ नहीं था। आपने प्रश्न क्या पूछा, उन्होंने जवाब क्या दिया। लेकिन कुछ तथ्य मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आप बार बार प्रश्न करते हैं कि हम लोगों की प्रतिबद्धता क्या है। मैं बताना चाहूंगा आपको, यूपीए 1 का कुल कृषि बजट आपकी जानकारी में देना चाहता हूं 29,000 करोड़, यूपीए 2 का कृषि बजट 87,000 करोड़, एनडीए 1 का कृषि बजट 2.25 लाख करोड़। मेरे पास एमएसपी का डेटा पड़ा हुआ है, मैं बता सकता हूं कितनी वृद्धि हुई है गेहूं में, धान में, जौ में, बाजरा में, मैं बता सकता हूं। लेकिन इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाने का कोई मतलब नहीं है। मेरे साथी प्रवक्ता ने जनरल डायर की बात की थी, आपने कहा आपने देखा नहीं है, लेकिन देश ने देखा है। 1966 में गौ हत्या के खिलाफ साधु आंदोलन कर रहे थे, गोलियां चलवा दी गई थी, लेकिन मतलब नहीं है इतिहास में जाने का, मतलब नहीं है राजनीति करने का। आज बातचीत हो रही है, वार्ताओं का दौर चल रहा है, वार्ताओं का दौर सकारात्मक है। प्रमुख 4 में से 2 बिंदुओं पे बात बन चुकी है, सहमति बन चुकी है। अभी 2 मुद्दे हैं, तो उस पे प्रधानमंत्री जी हो, सरकार का शीर्षस्थ नेतृत्व हो, बार बार कहा है
हाथ जोड़कर कहा है, सिर झुकाकर कहा है कि जो भी संदेह, जो भी संशय। गुरुप्रकाश, मैं रोकना चाहूंगा, गुरुप्रकाश जी मैं आपको रोकना चाहूंगा, गुरुप्रकाश जी रोकना चाहूंगा। किसान नेता कुछ अपनी बात कहना चाहते हैं, उनकी बात को सुन लेते हैं, देन आई विल कम टू यू, देन राधिका, फिर मैं आपसे जवाब लेता हूं जी। नहीं, बात आज शुरू हुई उसी 3 कानूनों को लेके, और हमने ये कहा कि सरकार इन 3 कानूनों को वापस ले। सरकार की तरफ से मंत्री जी कहते रहे नहीं पॉइंट वाइज बात कर लो, तो हमने कहा बातचीत का तो कोई औचित्य नहीं है। जब हम कानूनों को मानते ही नहीं है, मंजूर ही नहीं करते, तो बात किस बात की कर ले? कोई बात हमको करनी नहीं है, और इसी बात पे गतिरोध बना रहा शाम तक। अगली बैठक 8 तारीख को होगी दोबारा से। सरकार को हमने कह दिया कि हमारी एक सूत्री मांग है कि 3 कानून वापस लिए जाएं, एमएसपी को कानूनी प्रारूप दी जाए। गुरुप्रकाश जी आप कह रहे थे कि सकारात्मक है, लेकिन वह गतिरोध बराबर बना हुआ है, और वो ये बार बार कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, वो कानून वापस लिया जाए, और सरकार कह रही है कि क्लॉज वाइज बात किया जाए। गुरुप्रकाश जी देखिए, जी देखिए, हमारा लोकतंत्र सर एक जीवंत लोकतंत्र है। वी आर अ लिविंग डेमोक्रेसी। बातचीत ही इस लोकतंत्र की नींव है, संवाद ही इस लोकतंत्र की नींव है। 4 में से 2 बिंदुओं पे बात आखिरकार बनी नहीं बनी। आखिरकार अभी तक जो वार्ताओं का दौर चला उसमें कुछ चीजें सकारात्मक रही नहीं। देखिए, कभी भी माई वे और द हाईवे का जो अप्रोच है ना, वो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। सरकार बातचीत के लिए तैयार है और आगे भी तैयार रहेगी, लेकिन इसके साथ साथ इस पूरे गतिरोध के बीच में, इस पूरे आंदोलन के बीच में भी कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। 18,000 करोड़ रुपए, लगभग 9 करोड़ किसान भाई लाभान्वित हुए पीएम किसान सम्मान निधि योजना से। फसल बीमा योजना 1600 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश के किसानों को, 3500 करोड़ रुपए गन्ना किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ है 5 करोड़ गन्ना किसानों के अकाउंट में, 5 लाख शुगर मिल वर्करों के अकाउंट में। तो इसीलिए मैं बताना चाहता हूं, मेरी साथी प्रवक्ता कह रही थी कि भाई पीयूष गोयल जी ने क्या बोला था, इसका स्पष्टीकरण स्वयं राकेश टिकैत जी ने दे दिया है, लाइव टेलीविजन पे दिया है कि वो खुशनुमा माहौल था, हल्का वातावरण, तो मजाक चल रहा था। यदि उसमें भी राजनीति कर रहे हैं, देखिए ये लोग कितना नेतृत्व विहीन हो गए हैं, जनाधार विहीन हो गए हैं, कल्पना विहीन हो गए हैं, अवैज्ञानिक हो गए हैं। बड़े बड़े नेता इनके अपमान करते हैं हमारे साइंटिफिक कम्युनिटी का, हमारे रिसर्च फ्रेटर्निटी का, जब ये कोविड वैक्सीन पे भी प्रश्न खड़ा करते हैं। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है, मुझे तो हंसी आती है जैसा स्टेट ऑफ अफेयर्स इनके पार्टी में चल रहा है। इंडियन नेशनल कांग्रेस में ना तो अब कुछ इंडियन बचा है, ना कुछ नेशनल बचा है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी बची है, जिसका भी खंडन जो है वो इनएविटेबल है, वो भी टूट जाएगा। लेकिन जहां तक गतिरोध की बात है, हम लोगों को वैचारिक मतभेदों को, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन को सेलिब्रेट करना चाहिए, स्वागत करते हैं। डिसेंट इज द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। बातचीत और संवाद, विवाद नहीं संवाद चाहिए। हम इस नारा पे चलने वाले लोग हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब कहते हैं अंत्योदय, पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का कल्याण, हर खेत को पानी, हर हाथ को काम, हमारे लिए किसानों का हित सर्वोपरि है सर। मैं बिल्कुल राधिका, मैं आता हूं आपके पास क्योंकि पैनल में हैं लोग। मैं पुष्पेंद्र चौधरी जी, 1 by 1 अगर वो क्लॉज में बात कही जा रही है कि आइए हम बात कर लेते हैं, आप ये कहें कि नहीं आप पहले वापस ले लीजिए, ये कौन सी ये बात समझ से परे है। अगर कोई कह रहा है कि एक एक क्लॉज पर हम बात करने को तैयार हैं, एक एक पॉइंट पे डिस्कस करने को तैयार हैं, आप ये कहते रहे नहीं आप पहले वापस ले लीजिए, कानून वापस ले लीजिए, तो ये तो मतलब बात फिर कैसे करें, कहां से शुरू करें फिर से? क्योंकि 8वें दौर की बात होगी तो फिर यही आप कहेंगे कि आप पहले वापस ले लीजिए कानून। पुष्पेंद्र जी नहीं, देखिए ये स्थिति प्रतीक जी बाद में आई है। पहले और बार बार मैंने इस बात को रखा है कि ठीक है, आपने कृषि सुधार किए हैं, कृषि सुधार होने भी चाहिए थे। ये कुछ किसान भाई मुझसे नाराज भी हो सकते हैं, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, किसान और कृषि क्षेत्र में जो है सुधार की आवश्यकता थी, लेकिन जो चीज होनी चाहिए थी वो चीज ना होकर के कुछ और चीजें कर दी गई। उसके विषय में कुछ सहमति भी बन गई थी, लेकिन मूल मुद्दा जो था वो था कि एमएसपी की बाध्यता प्राइवेट सेक्टर पे भी कर दी जाए। इस विषय में कोई चर्चा जो है नहीं हो पा रही है, या जो सरकार है उस पर अगर 4 कदम आगे बढ़ के इसकी घोषणा कर देती कि ठीक है भाई हमने एमएसपी को, देखिए मैं आपको बताता हूं, देखिए मैं आपको बताता हूं पुष्पेंद्र जी, आज रिलायंस का जो स्टेटमेंट है उसमें बहुत साफ उन्होंने कहा है कि हमारे सप्लायर्स, मैं सीधे किसानों से नहीं खरीदता, हमारे सप्लायर सिर्फ एमएसपी पर ही खरीदारी करेंगे। वो कह रहे हैं इस बात को, बहुत क्लियर बात कही जा रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा विरोध क्यों किया जा रहा है। ये बात समझ, अवनिजेश जी मैं आपके पास आना, मैं आता हूं आपके पास,
चौधरी साहब, लेकिन अविजेश अवस्थी। प्रतीक जी, बड़ी साफ सी बात है कि लगातार 8 बैठकों के बाद एक बात तो साफ है ना कि किसान नहीं, मैं कह रहा, ये जो किसान नेता हैं या जो लोग बातचीत करने जा रहे हैं, उन्होंने हटता है कि पहले वापस लो। आप इन तमाम कानूनों में जितनी भी बातें आपको लगती हैं कि किसानों के हितों के खिलाफ जा सकती हैं, उन पर बात करिए ना। आप एक करिए कि हमें इस पे आशंका है, सरकार सुनने को तैयार है। अच्छा, ये आशंका है, इस पे आशंका है, इस पे आशंका है, इस पे आशंका है। ये बात आपकी सरकार, हमें लगता है कि आपकी ठीक है, चलिए हम मान लेते हैं, लेकिन ये 5 में से 3 बातें हमें लगता है कि ठीक नहीं है, 2 बातों पे हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बात होती है संवाद। लेकिन बात ये है कि आज जनरल डायर वाले कौन लोग बता रहे हैं जिन्होंने रामलीला मैदान में सोते हुए रामदेव के लोगों पर लाठियां बरसाई थी? इसी राजधानी दिल्ली के अंदर मारी गई थी शशिबाला राजबाला, सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। कम से कम वो लोग ये बात ना करें। और अगर और याद दिला दूं तो और भी याद दिला सकता हूं, संसद के बाहर साधुओं पर जो 7 नवंबर 1966 को गोलियां बरसाई गई थी, असंख्य साधु मारे गए थे उसमें। न करें ऐसी बात। आज कोविड वैक्सीन पे बात कर रहे हैं, कृषि कानूनों पे बात कर रहे हैं। ये सब वो बातें जो खुद कह रहे थे, अभी राहुल गांधी कह रहे थे कोविड वैक्सीन कब से लगेगी हमारे यहाँ, बताते क्यों नहीं है? अब जब लगने की बात शुरू हुई तो ये असली नहीं है, ये बीजेपी की वैक्सीन है। ये ऑपोजिशन का काम नहीं है। इससे ऑपोजिशन अपनी जो क्रेडिबिलिटी वो और खोता जा रहा है, कम करता जा रहा है। इसको मालूम नहीं है, अप्रूवल रेट और ज्यादा बढ़ता जा रहा है प्रधानमंत्री का। समझ में आनी चाहिए बात। ऑपोजिशन अगर वास्तव में ऑपोजिशन की बात करता है तो उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, लोग उसको ऑल्टरनेटिव देते हैं। अगर क्या किसी भी ऑपोजिशन लीडर ने इन कृषि कानूनों के वापस लेने के अलावा तो उन्होंने क्या ऑल्टरनेटिव दिया है कि नहीं हमें ये चीज करें तो कृषि में सुधार हो सकता है, किसानों की हालत में डॉक्टर अनुराग भदौरिया, डॉक्टर अनुराग भदौरिया, आप वैक्सीन पर भी कह देते हैं बीजेपी की वैक्सीन है, किसान से कहा जाता है कि आप पॉइंट वाइज बताइए। अभी हम उसको तैयार हैं, हम उसके लिए बात सुनने के लिए तैयार हैं, हम उसको रेक्टिफाई करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपसे विरोध पे विरोध करते चले जा रहे हैं। नहीं, देखो, मैं अपनी बात कह लूं, मुझे पूरा मौका मिलेगा क्योंकि मैं इतनी देर बाद आपने जोड़ा है, तो मैं अपनी बात पूरी दोनों मुद्दे पे साफ रखता हूं और बीजेपी से जवाब ले लीजिएगा। देखिए, किसान अपना ही है, कोई पराया नहीं है। बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे संवाद। अरे भैया, काहे का संवाद? 40 दिन से ज्यादा हो गए, किसान धरने पे ठंड में ठिठुर रहा है बेचारा। किसान जो आपको अन्न देता रहा, इतने दिन तक आपको पालता रहा, खाना खिलाता रहा, वो ठंड में ठिठुर रहा है। और मंत्री महोदय रजाई में लेके लुटियन जोन में आराम से बंगले में सो रहे हैं। यही तो प्रधानमंत्री जी कहा करते थे, लुटियन जोन में मंत्री लोग रहते हैं, आराम से मौज से रहते हैं। आज कौन लुटियन जोन में मौज से रह रहा है? और किसान वहां पे पड़ा हुआ सड़ रहा है बेचारा, कोई पूछने वाला उसको नहीं है। और आप उसके बारे में क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल करते हैं किसान के बारे में? कभी कोई पाकिस्तानी बताते हैं, अभिजीत जी कह रहे थे, अभिजीत जी ने अभी कहा कि किसान नहीं, किसान नेता। अभी सुन तो लीजिए, मेरी बात सुनिए। अच्छा, वहां किसान नेता लेटे हैं, 1 लाख 2 लाख किसान नेता होते हैं, और हमें नेता भी तो इंसान है। मान लीजिए नेता तो भारतीय जनता पार्टी में नेता है, तो उनको भी गाली दे दो, लगे हाथ दे दो गाली। भारतीय जनता पार्टी में तो नेता है, इन सब नेताओं को गाली दे दो ना। नेता तो मीटिंग कर रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। कौन मीटिंग करता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? कोई आम जनता करती है क्या? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो नेता ही बैठते हैं भाई, तो नेता ही तो जाएगा मीटिंग करने के लिए। और दूसरी बात, लगातार किसानों के सम्मान की बात करने वाले लोग, किसान की मौतें हो गई 50 के करीब, 50 से ज्यादा किसानों की मौतें हो गई। मुझे तो लगता है आपको उठ के खड़े होकर मौन धारण करना चाहिए। 50 से ज्यादा किसान का मतलब समझते हैं आप? 50 से ज्यादा किसानों की मौतें हो गई, उसके बाद उनके ऊपर में आंसू गैस के आप गोले छोड़ते हो। ये आतंकवादी दिखाई देते हैं क्या आपको? सही कहा उन्होंने, अंग्रेजों से ज्यादा बुरा शासन चल रहा है, अंग्रेजों की तरह तानाशाही अपनाई जा रही। कोई कहता है पंजाब के किसान है, कोई कहता है पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान है, कोई कहता है कि महाराष्ट्र के किसान है। माने किसानों को भी बांट दोगे क्या? देश में बांट के रूल करना चाहोगे क्या? कि अगर पंजाब का किसान है तो हिंदुस्तान का किसान नहीं है क्या? पंजाब का किसान हिंदुस्तानी नहीं है क्या? पंजाबी हिंदुस्तानी नहीं है क्या? पश्चिम उत्तर प्रदेश का हिंदुस्तानी नहीं है क्या? महाराष्ट्र का आदमी हिंदुस्तानी नहीं है क्या? केरला का आदमी हिंदुस्तानी नहीं है? खाली हिंदुस्तानी वही होगा जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। शर्म नहीं आती
हिंदुस्तानी ऐसी बात करते हो आपको? जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है वो हिंदुस्तानी नहीं, ये हिंदुस्तानी नहीं है। ये जो बैठे भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये हिंदुस्तानी नहीं है, ये हिंदुस्तानी नहीं है, ये हिंदुस्तानी, ये हिंदुस्तान में रहते हैं, गाते किसी और का है, ये हिंदुस्तानी हो ही नहीं सकते। जो मौत का जिनको डर ना हो, 50-50 लोग किसानों की मौत होगी उसके बारे में ना बोल पा रहे हो, उनके बारे में जिक्र ना कर पा रहे हो। 50 किसान मारे गए, कौन थे वो? कौन थे वो? नाम याद है आपको? याद है नाम आपको? याद है नाम आपको? 50 किसान मारे गए, आपको नाम नहीं याद है? बात करते यहाँ पे बैठ के किसानों की बात करने शर्म नहीं आती? सत्ता के नशे में इतने मदहोश हो गए, आपको ये भी नहीं पता चल रहा है कि हमारे हिंदुस्तानी मारे जा रहे हैं, लगातार हिंदुस्तानी मारे जा रहे हैं। आपको इस बात की चिंता नहीं? भारतीय जनता पार्टी जब भी कानून बनाती है तो हमारे हिंदुस्तानी मारे जाते हैं। डॉक्टर अनुराग, प्लीज लिसन। डॉक्टर अनुराग, आप कभी कह देते हैं बीजेपी की है वैक्सीन, राइट? आप उस पर सवाल उठा देते हैं। आज कंपनी का स्टेटमेंट आया है, उसने बहुत साफ कहा है और साफ बोला है। उसने कहा कि आप साइंटिस्ट को चीप बताते हैं। आप इस तरह से कह के तो आप क्या साबित क्या करना चाहते हैं? ग्लोबल कंपनी है। मैं जवाब दे रहा हूं। मैं जवाब दीजिएगा। हाँ, जवाब किसानों के लिए भाई ये तो सवाल पूछ रहे हैं ना कि चलिए हम तो सरकार के प्रतिनिधि बात कर रहे हैं ना, नेता नहीं बात कर रहे हैं। बात तो सरकार से हो रही है, सरकार बात कर रही है ना, मंत्री बात कर रहे हैं। तो तीसरी बात, विपक्ष अगर यही सवाल आप कर रहे ठंड में, तो विपक्ष कहां पे है? बोलिए। विपक्ष तो हल्ला मचा ही रहा है, आपके सामने खड़ा है। विपक्ष भी वहां बैठा है, दिखाई पड़ता नहीं क्या? जेलों में भेजे नहीं जाते हम लोग? आधे जाते तो हमारे लोग जेल में है, हर जिले में जेल में भेज दिए गए हैं, जेल में बैठे हैं। चिल्ला बचाने से क्या होता है? ये तो हिंदुस्तान के किसानों के साथ ही नहीं खड़े हैं। ये आप किसान के साथ है नहीं है, ये बता दीजिए, जवाब ले लीजिए। आप हिंदुस्तानी किसानों के साथ है या नहीं है? ये हिंदुस्तानी किसान के साथ ही नहीं है। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। शर्म नहीं आती है किसी मंत्री को? किसी मंत्री को चले जाके वहां 40 दिन बैठा दो, इन मंत्रियों को 40 दिन बैठा दो ठंड में, पता चल जाएगा जिन्होंने सरकार बनाई थी उनको कितना दर्द होता है, नहीं होता है। इनको बैठाओ ठंड में ले जाके। ये कोई बोलता है मैं किसान के बेटे हैं, राजनाथ सिंह जी कहते हैं मैं किसान का बेटा हूँ, किसान का बेटा है तो चलिए बैठ के दिखा दीजिए 40 दिन ठंड में, रजाई ओढ़ के। जो आप रोड के ऊपर जब सोएंगे ना ठंड में, ऊपर से बारिश होगी तो एहसास होगा किसान का बेटे का दर्द क्या होता है। खाली 5 स्टार जैसे बंगले में रहने के किसान का बेटा नहीं हो जाता कोई। किसी मंत्री जी भी कहते हैं मैं भी किसान का बेटा हूँ। चलिए किसी मंत्री जी आप भी सो के दिखाइए 40 दिन, तब तो यहाँ पे बढ़िया से एसी रूम में मीटिंग करते हैं आप, एसी रूम में खाना खाएंगे, एसी रूम में सोएंगे, एसी रूम में वार्तालाप होगा। अरे वार्तालाप हो तो जाइए आप वहां पे, जहां किसान लेटा है, वार्तालाप करिए वहां बैठ के ठंड में ठिठुर के, तब तो पता चलेगा आप लोग जनता के प्रतिनिधि हैं, वरना आप जनता के प्रतिनिधि नहीं है। अब चंद लोग ठीक है, नहीं डॉक्टर साहब मौके पे जहां किसान बैठा है तो पता चलता आप जनता के प्रतिनिधि हो। मैं आता हूं आपके पास, लेके आप यहाँ पे सत्ता का सुख भोग रहे हो। ठीक है। पुष्पेंद्र जी किसान के बेटे भी हैं और किसान भी हैं। पुष्पेंद्र जी, सवाल यह है कि आप अगर एक चीज तय कर लेंगे कि मुझे तो सिर्फ पहले हटाइए, स्लेट साफ करिए, फिर बात करेंगे, और एक तरीका यह है कि चलिए मैं पुष्पेंद्र जी आपके पास आता हूं। दरअसल मैं प्रकाश चंद जी के पास जा रहा था, सॉरी प्रकाश जी। सवाल तो यह है, आप भी शामिल शरीक रहिए। सवाल यह है कि अगर आप पहले कहेंगे स्लेट साफ कर दीजिए फिर बात करेंगे, तो कैसे बात बनेगी भाई? मुझे साफ बताइए प्रकाश चंद जी। प्रतीक जी, देखने वाली बात है कि सिक्के के 2 पहलू हैं, हम सिर्फ एक पहलू देख पा रहे हैं। अभी 40 संगठन वहां पे गए हैं और उसके अलावा देश में अन्य संगठन भी है। और अगर किसान को देखना है, किसान बिल को देखना है, तो हमें इतिहास में झांकने की जरूरत है। 60 का वो दौर याद करने की जरूरत है जब हमारे यहाँ गेहूं नहीं होते थे, अमेरिका से इंपोर्ट करके हम गेहूं मंगाते थे। उसके बाद स्थिति ग्रीन रेवोल्यूशन आया देश में। ग्रीन रेवोल्यूशन में दिल्ली के आसपास के जो राज्य रहे वो बेनिफिट में रहे और उन्होंने अपना एक सिस्टम डेवलप कर लिया, लेकिन वो सिस्टम देश के कोने कोने में नहीं पहुंच पाया। आप अपने शो के माध्यम से और वैसे भी आप पूरे इंडिया में जाते रहे, गांव-गांव देखे हैं, आपको पता है क्या स्थिति है। अगर मैं डेटा की बात करूं, 86% से ज्यादा किसान 5 एकड़ से कम जमीन है, क्या उनका अधिकार नहीं बनता? सरकार सभी की है, सरकार 40 जो संगठन ये बैठे हैं इनकी नहीं है। और सवाल है कि अगर कुछ सही है तो गलत क्या है, और गलत है तो सही क्या है? कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। अगर सरकार बोल रही है, देखिए इसमें सरकार अगर कह रही है कि गलत क्या है, तो हमारा फर्ज बनता है बताना कि हम बताएं कि इस गलती कहां है, क्या सुधार की आवश्यकता है। विकल्प हमारे पास है नहीं। प्रकाश जी पूछिए ना भदौरिया जी से, प्रकाश जी भदौरिया जी से पूछिए, ये सवाल भदौरिया जी से पूछिए ना।
मैंने भी गांव देखे, गांव उन्होंने भी देखे, वो तो उत्तर प्रदेश से आते हैं ना, आदमी है, उनसे पूछिए, गवर्न होते हैं, उनसे पूछिए ना भदौरिया जी, बताइए इनको पूरे उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड में क्या स्थिति है, भदौरिया जी बताइए इनको क्या स्थिति है, आज किसानों की क्या स्थिति है, जवाब दीजिए। कितनी बुरी स्थिति से वो जी रहे हैं, कब तक ये गरीब की राजनीति करते रहेंगे, कब तक हम देश को गरीब रखेंगे, 5 साल बाद 10 साल बाद देश कहां जाएगा, हमारे पास कोई रोड मैप नहीं है, कब तक हम पॉलिटिकल पार्टी के नाम से झगड़ा करते रहेंगे आपस में, कब तक हम बहस करते रहेंगे, जवाब दीजिए। अच्छा सुन लीजिए जी, आगे बढ़ सके इसी पर बात चलती रही, थोड़ा बहुत बात एमएसपी पर भी हुई, लेकिन आज हम कोई निर्णय तक नहीं पहुंच सके और इसलिए यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर तय किया कि 8 तारीख को पुनः 2 बजे बैठेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर अनुराग भदौरिया, इनका सवाल क्या था? सवाल ये था कि आप जब आजाद हुआ मुल्क तो दिल्ली के आसपास का तो प्रगति हो गई, लेकिन जो पेरिफेरी पे थे, जो हाशिए पे थे, वो प्रदेश जो दूर थे, उनमें तो वितरण नहीं हुआ। और 85% तो किसान वो है जिसके पास तो स्वेटर तक नहीं है। वो आप जानते हैं कहाँ के लोग हैं, वो जानते हैं वो लोग कौन से हैं, खाते पीते कैसा खा रहे हैं। बता रहा हूं ना। हाँ, तो आपको ये उनकी तो बात कोई नहीं करता, उनकी तो कोई बात करता ही नहीं, उनका तो कोई जिक्र नहीं करता। और अगर वो लोग नहीं सुनिए, और अगर वो लोग जो 85% उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा, वो हिस्सा दूसरों के खेत पे जाके काम ना करे तो किसानी नहीं हो सकती उन लोगों की। भदौरिया जी आप अच्छी तरह से जानते हैं इस बात को, किस तरफ कह रहा हूं। बोल लूं? हाँ बोलिए, बिल्कुल बोलिए, सुनने के लिए बैठा हूं। बैठे सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, चाहे 1 बीघे किसान हो चाहे 3 बीघे का किसान हो, लगातार किसानों के साथ अन्याय होता चला आ रहा है और किसानों की बात तो कभी की नहीं जाती है। कौन से किसान, मैं यही जानना चाहता हूं, कौन से किसान, किसके साथ अन्याय ज्यादा हुआ उसकी बात कर। आप तो दलित की बात करते हैं ना, तो जब आप हर चीज की बात करते हैं तो किसानों में तो बताइए वो लोग कौन है दबे कुचले किसान, वो भी तो क्लियर करिए। हाँ जवाब दीजिए। सुन तो लीजिए, निचले किसान सुन तो लीजिए, हाशिए के किसान, वही तो हम आवाज उठा रहे हैं कि जब से लगातार समाज के अंदर में हमेशा डिवाइड एंड रूल रहा है, जाति धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। यही भारतीय जनता पार्टी जिन दलित की आप बात करें, उनका छुआ हुआ खाना नहीं खाते, इनके मंत्री जब प्रचार में जाते हैं 5 स्टार होटल का खाना मंगाते हैं। एक बात, दूसरी बात, हम तो हमेशा भदौरिया जी सब्जेक्ट पे बात करें, आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप डॉक्टर हैं, आप समझिए बात किसानों की हो रही है, उनके दर्द की बात हो रही है। आप पॉलिटिकल पार्टी से ऊपर उठ के बात करें, देश का भविष्य क्या है, 5 साल बाद 10 साल बाद हम देश को कहां देख रहे हैं। टीवी डिबेट पे चिल्ला के देश डेवलप नहीं होने वाला है, ग्राउंड में जाके काम करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश को जोड़ना पड़ेगा। हर एक किसान को हमें अधिकार देने की जरूरत है, हर एक छोटे किसान को अधिकार देने की जरूरत है, उसको बताने की जरूरत है किसान को क्या हो रहा है। खड़े हो जाते हैं और प्रतीक जी को बोलते हैं आप चिल्ला के, क्या बात है प्रतीक जी, 50 किसानों की मृत्यु हो गई और आप यहाँ पे डिबेट करा रहे हो। ऐसा करके आप खड़े होकर बोलते तो अच्छा लगता है, देखो किसान के हितैषी हैं आप। किसान के कैसे हितैषी हो? किसान बेचारा मीटिंग करने आता है वहां पे रोज 50 किलोमीटर दूर, 60 किलोमीटर कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, आप सिर्फ विरोध के मूड में रहते हैं। आप कुर्सी को पाने के लिए इस तरह की अगर बातें करेंगे तो इससे कुर्सी नहीं मिलेगी। अरे भैया, जब महिला सम्मान देश में आज भी पंचायती राज पाने के लिए और हमें परिपक्व होने की आवश्यकता है, पाने के लिए बेरोजगारी के लड़ते हैं तो बोलता कुर्सी पाने के लिए, कोरोना काल में लड़ते हैं तो कहता कुर्सी पाने के लिए। अरे प्रभु, आप सत्ता पाने के लिए धरना से हो गया, गिरवी हो गए हो, तो हम क्या करें? हम तो आम जनता गरीब से लड़ते रहेंगे, महिला के लिए लड़ेंगे। हतरस मतलब आप कहते हो कि महिलाओं के सम्मान के लिए क्यों लड़ते हो भाई? जब बेरोजगारी के लिए हम रोड में प्रदर्शन करते तो बेरोजगारी के लिए क्यों लड़ते हो? किसान के लिए प्रदर्शन कर रहे तो किसानों के लिए क्यों लड़ते हो? अरे भैया, आप पाकिस्तान डॉक्टर अनुराग भदौरिया, प्रकाश जी दोनों को शांत करना चाहता हूं। प्रकाश जी और डॉक्टर भदौरिया दोनों को शांत करना चाहता हूं। बिल्कुल डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी, मैं शांत करना चाहता हूं। अनुराग जी बोलते रहेंगे, मेरी बात नहीं सुन पाएंगे आप। अनुराग जी मेरी बात सुनिए, अनुराग जी मेरी बात सुनिए, साथ नहीं सुन पाएंगे। मैं ये कह रहा था कि आप मुझसे कह रहे हैं कि 50 किसान मर गए, शहीद हो गए। मैं तो चलिए शहीद शब्द इस्तेमाल करना चाहिए, शहीद हो गए। आप प्रतीक जी से कहिए कि उस पर डिबेट करें। बिल्कुल करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए। लेकिन साल में लगभग 7 महीने उन गांव में घूमता हूं जो बिल्कुल कटे हुए रहते हैं, बिल्कुल कटे हुए रहते हैं। मैं उन्हीं के पास रहता हूं 7 महीने,
और अभी 45 दिन घूम के आया हूं। उन जगह पे गया हूं जहां पे वोट मांगने नेता नहीं जाते। मैं वहां से होके आता हूं। तो अपनी बात क्लियर कर दी। मैंने किसान देखे। मैंने आपसे कहा था कि उन किसान के बारे में बोलिए, उन किसान के बारे में बोलिए जो वास्तव में हाशिए पे हैं। उनकी लड़ाई कौन लड़ेगा? तो आप पता नहीं कहां भटका के लेगे। मैं आता हूं आपके पास, आप ही से शुरू करूंगा। डॉक्टर साहब मैं आप ही से शुरू करूंगा, मैं आप ही से बात करूंगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर हूं। ब्रेक में हमारे प्रोड्यूसर राजेश शर्मा जी कह रहे थे कि भदौरिया जी से जरूर ये पूछना चाहिए कि वो इतने गुस्से में क्यों हैं, किस बात के लिए। और उनसे ये सवाल, कभी कभी प्रोड्यूसर्स के भी सवाल रख लेने चाहिए। उन्होंने ये कहा कि उनसे जरूर पूछिए कि आखिर सरकार जब कह रही है पॉइंट वाइज बात हो सकती है और समाधान निकाला जा सकता है। मंत्री ये कह रहे हैं राधिका मैं आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। तो राजेश जी का ये सवाल है, भदौरिया जी इतने गुस्से में क्यों हैं आप कि बिल्कुल फाइटिंग मोड में आ गए कि विरोध से ही जी, और विरोध करने से ही सारी जनता जो है मोबिलाइज हो जाएगी? इसलिए हैं कि मेरे गांव के हमारे पिताजी 72-73 साल के हैं, फौज की लड़ाई भी लड़ चुके हैं, बिल्कुल मुझे मालूम है, कर रहे हैं, वहां धरने पे बैठे हैं ठंड में। तो तकलीफ सुनिए, तो तकलीफ तो होगी ही। एक किसान होकर धरने पे बैठे हैं वो, और लगातार वहां लोगों की मौतें हो रही हैं। यहां लोग कहते हैं कपड़े से किसान नहीं लगते हैं। अरे तो क्या वहां पे क्या अरमानी के कपड़े पहन के बैठना कोई बुरा है? अगर कोई अरमानी का कपड़ा पहन लिया किसान, क्या किसान को इस लायक नहीं बनाना चाहती सरकार की अरमानी के कपड़े पहन ले? क्या सरकार नहीं चाहती किसान के पास गाड़ी हो, ट्रैक्टर हो? क्या सरकार नहीं चाहती कि किसान टेंट लगा के भी रह जाए? क्या चाहती है किसान के आंसू गैस छोड़ के उसकी आंख फोड़ दी जाए? ये चाहती है सरकार। सरकारें चाहती है वो बेचारे पैदल हो और हम उनको दौड़ा के मारते रहे। सरकारें चाहती है संपन्न भी ना हो, ताकत भी ना उनके पास। नहीं, बीजेपी के प्रवक्ता जवाब देंगे, बीजेपी के प्रवक्ता जवाब देंगे, लेकिन मैं भी इसका जवाब दूंगा, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता जवाब देंगे पहले। जी पासवान साहब। नहीं, देखिए ऐसा है कि मैं अनुराग जी से पूछना चाहता हूं कि आप वरिष्ठ हैं, बड़े राजनेता हैं, आप मुझे एक कल्याणकारी योजना का नाम बता दीजिए जो आपके शासनकाल में उत्तर प्रदेश में लगा था, आंकड़ों के साथ। मेरा पहला सवाल आपसे। दूसरा, आंकड़ों के आधार पर बात करना उचित होता है। मैं फिर से कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहूंगा, क्योंकि आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं, आंकड़े वक्रपटुता में नहीं जाते हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम से लगभग 22 करोड़ किसान लाभान्वित हो चुके हैं। पीएम फसल बीमा से लगभग 8 करोड़ किसान लाभान्वित हो चुके हैं। तो प्रश्न यह है कि कांग्रेस पार्टी के लिए किसान कौन? और ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कई चैनलों पे कह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए किसान बड़े किसान, बड़े जमींदार सुरजेवाला। कांग्रेस पार्टी के किसान कौन? बड़े किसान, बड़े जमींदार भूपिंदर सिंह हुड्डा। अरे भाई, पंजाब में सबसे अधिक दलित किसान है, बॉन्डेड लेबर अभी भी वहां चल रहा है, सबसे ज्यादा वंचित किसान है। अभी 5 एकड़ से कम वाले लगभग 86% किसान है देश में। इनके हितों की चिंता कौन करेगा? इनकी चिंता करने के लिए ये राधिका आपके के पास आ रहा हूं। इन 3 कानूनों पे बात अरे मेरी बात पूरी बात कर लीजिए, पूरी बात कर लें। सर मुझे 10 सेकंड दीजिए। हाँ, मुझे 10 सेकंड दीजिए। इन सुधारों पे बात पिछले 30 साल से हो रही है। कांग्रेस पार्टी के समय 2 इकोनॉमिक एडवाइजर्स थे, कौशिक बसु, रघुराम राजन। उन लोगों ने कहा था, कुल मिला के बात यह है कि हमें आगे बढ़ना होगा, हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, इससे बात नहीं बनेगी। देश के हित में करेंगे काम के लेंगे पूरे दाम। और हमारी सरकार ये सुनिश्चित कर रही है उन 6% किसानों के आगे जाकर के 86% किसानों की चिंता करना जो वंचित है, कम जमीन वाला है। मैं आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। मैं भदौरिया जी आपको टाइम देता हूं, अपनी योजना निकालिए और बताने के लिए आपके पास टाइम है। हाँ, मैं गिराता हूं ना। हाँ बिल्कुल गिराइएगा, ऑफ कोर्स मैं आ रहा हूं आपके पास, बिल्कुल मैं टाइम दूंगा। राधिका पहले रिस्पॉन्ड करेंगी, तब तक आप निकाल के नहीं, मैं अभी बोल दे रहा हूं, मैं लगे। हाँ नहीं, ठीक है, उतना टाइम नहीं लेते, मैं लगे हाथ बोल देता हूं, मैं आंकड़े भी नहीं निकालने पड़ते, हमारा काम तो दिखाई पड़ता है। बिजली मुफ्त, सिंचाई मुफ्त, पानी मुफ्त, किसान की पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई मुफ्त, किसान जो भी किसान था, वृद्ध किसान था, उसको पेंशन थी, महिला वृद्धा को पेंशन थी। सुन तो लीजिए, हमने लोहिया ग्राम विकास बनवाया, लोहिया ग्राम, सारे जहां किसान रहते हैं ग्राम लोहिया ग्राम बना दिया, बिजली, बत्ती, सड़क, खड़ंजे सारे बना दिए। सुन तो लीजिए, जनेश्वर मिश्रा ग्राम, लगातार हमने लाखों हजारों गांव को हमने वहां पे जनेश्वर मिश्रा ग्राम बना दिया, जहां पे लाइट, सोलर लाइट फ्री। सुन तो लीजिए, हमने गांव चल के गांव को गांव बना दिया, भले आदमी गांव को गांव बना दिया। जाके देखिए, लोगों ने बना रखा है लोहिया ग्राम, जनेश्वर मिश्रा ग्राम, जहां पे लाइटें मिलेंगी, सड़कें मिलेंगी, स्कूल मिलेगा, स्कूल तक बना के दिया हम लोगों ने, स्कूल तक। सुन लीजिए, और स्कूल का मॉडल देख लीजिए, जाके गांव का मॉडल देखना है तो सेफी चले जाइए, सेफी चले जाइए, जहां पे मेडिकल। मैं दोनों को रोकना चाहूंगा, गुरु प्रकाश जी को भी, डॉक्टर अनुराग भदौरिया को भी, दोनों को रोकना चाहूंगा। और मैं ये सवाल रखूंगा जो किसान पुष्पेंद्र चौधरी हैं,
नेता मैं ये जानना चाहता, मैं आपके पास आ रहा हूं। राधिका, मुझे तुम 40 सेकंड दो, आप मुझे सिर्फ 40 सेकंड दो। मैं पुष्पेंद्र जी से ही पूछ लेता हूं सवाल। आपकी जब डिबेट होती है पुष्पेंद्र जी, आप कहते हैं किसान बहुत स्वाभिमानी है और फ्री बिजली, फ्री बीज, फ्री खाद, पानी, नहर, ये कोई हल नहीं है किसान का, ये हल है ही नहीं। आप किसानी को मुझसे ज्यादा बेहतर समझते हो क्योंकि आप सिर्फ देखते नहीं हो, आप उसको लॉजिकल एंड तक ले जाते हो। और ये आप जानते हैं कि क्यों फ्री दिया जा रहा है, क्योंकि चुनावी वादा है। और ये चाहे वो बीजेपी करे, चाहे समाजवादी करे, चाहे कांग्रेस करे, सत्ता में वापसी के लिए अगर इस्तेमाल किसान हो रहा है तो तीनों के तीनों लोग दोषी हैं। पुष्पेंद्र चौधरी जी, और फिर उसको उपलब्धि की तरफ घुमाएंगे। 70 साल के बाद किसान हाशिए पे नजर आएगा, ऐसे 100 साल तक नजर आएगा, हल होगा ही नहीं, क्योंकि आप उसको फ्री देते रहिए और कहते रहिए किसान तो स्वाभिमानी है। पुष्पेंद्र जी, नहीं, बात यह है कि जब आप स्टडी करते हैं, ओईसीडी और इक्रियार की एक स्टडी आई थी जिसके बारे में हमारे जो गुरु प्रकाश जी बैठे हैं वो भी जानते हैं, उसमें लिखा गया था सन 2000 से 2017 के बीच में किसान के प्रति, कृषि के प्रति गलत नीतियों के चलते लगभग 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान जो है सरकार का किसानों का हुआ है। इस स्टडी को मैं अगले ब्रेक में आपके उस पे भी, मोबाइल पे भी भेज सकता हूँ। ये स्थिति है, वास्तव में हम किसान को देते नहीं है जितना हम ले लेते हैं। ये तथ्यात्मक स्टडी है और ओईसीडी 36 देशों की संस्था है। पहली बात तो ये है। दूसरा, जो अनुराग हमारे भाई है, उनकी भावनाएं तो ठीक रहती हैं, लेकिन वो सारा समय हम जो घेरना चाहते हैं बीजेपी के प्रवक्ताओं को, वो सारा समय तू मैं निकाल देते हैं। मेरे भाई निवेदन है, तथ्यात्मक 2-4 चीजें इनसे मैं पूछना चाह रहा था गुरु प्रकाश जी से कि भाई एमएसपी प्राइवेट सेक्टर पे क्यों लागू नहीं हो सकती। कल ही ये टाइम्स ऑफ इंडिया में स्टडी छपी है कि बिहार में जब जो है इसको, क्योंकि बिहार से आप आते हैं, एपीएमसी एक्ट हटाया गया था, उसके आधार पे स्टडी छपी है बिहार की और पंजाब की कंपैरिजन में। बिहार में लगातार जो है 20% के आसपास फसलों के दाम नीचे रहते हैं और जहां एमएसपी मजबूत व्यवस्था में है पंजाब जैसे, वहां ऑडियो में ग्लिच है जी, ऑडियो ग्लिच हुआ। मैं आता हूं आपके पास, मैं गुरु प्रसाद जी आता हूं, लेकिन राधिका का नंबर पहले। राधिका, नाउ प्लीज रिस्पॉन्ड। प्रतीक जी, जब मैं बोली थी तो भाजपा के प्रवक्ता, सरकार के प्रवक्ता ने कहा था कि वक्रपटुता बोल रही हूँ और रिटोरिक है उसके अंदर, लेकिन हमने उनके दोनों बार में रिटोरिक के अलावा कुछ और सुना नहीं। और अगर वो बात करते हैं आंकड़ों की, तो सर मैं आपको बता दूं, आंकड़े जिसकी आप बात कर रहे थे, किसान सम्मान योजना नीति की, उसके आप ही की सरकार ने जो कृषि गणना करी है 2015-16 की, उसके मुताबिक 14.64 करोड़ किसान हैं देश के अंदर, जिसमें से करीबन 15.78 करोड़ हेक्टेयर जमीन के ऊपर खेती होती है। जो आप उनके अकाउंट में 6,000 रुपए प्रति साल डालने की बात करते हैं, उससे कुल राशि जो सरकार की लगती है साल में, वो 88,000 करोड़ होती है। और आपकी सरकार ने आज तक कितने पैसे दिए? 2018-19 में 6,005 करोड़, 2019-20 में 49,196 करोड़ और 2020-21 में सिर्फ 38,872 करोड़ गए अभी तक। टोटल राशि साल में 88,000 करोड़ जानी थी, जो आज तक 50,000 करोड़ भी नहीं क्रॉस करी है। आप आंकड़ों की बात करते हैं और सारी बातें छोड़िए, हम कहते हैं विपक्ष झूठा है, किसान भाई जो बैठे हैं वो बेवकूफ है, अपने घर से बाहर बैठे, आपको उनके पिज्जा बर्गर अरमानी दिख गए, लेकिन ठुठुरती ठंड में जो वो बीमार हो रहे हैं और 50 से ज्यादा जो हमारे किसान मर गए हैं वो नहीं दिखाई दे रहे। और आप सब छोड़िए, आप सिर्फ ये बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी जी, मुख्यमंत्री मोदी जी की बात क्यों नहीं मानते? क्या ये सच नहीं है? उन्होंने लिखित तौर में कहा था कि एमएसपी शब्द, वो न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी होनी चाहिए, तो आज क्यों नहीं लिखते? और ये भी आप क्यों नहीं बताते कि जब से ये बिल आया है तो मध्य प्रदेश में जितनी मंडियां थी, कुल मिला के प्रतीक जी, मध्य प्रदेश में करीबन 280 के आसपास 269 सरकारी मंडियां हैं, जिसमें से आप देखिएगा जब से ये बिल आया है 47 मंडियां तो ऐसी है जो बिल्कुल ही बंद हो चुकी हैं, बिल्कुल बंद ये बिल आने के बाद, और 143 मंडियां ऐसी है जिसमें 50% कारोबार कम हो चुका है। अगर ये बिल बहुत अच्छा है तो ऐसे हालात मध्य प्रदेश में क्यों हो रहे हैं? मध्य प्रदेश वही प्रदेश है जहां पे प्रधानमंत्री जी ने अपनी मन की बात करी थी। और अगर ये स्थिति है तो क्लैरिफाई करना चाहिए सरकार को, मध्य प्रदेश सरकार को क्लैरिफाई करना चाहिए। जी, जो हमारा मक्का किसान है, हमारे मक्का किसानों के साथ जो विश्वासघात सरकार ने किया है, पहले इंपोर्ट ड्यूटी मक्का के ऊपर 50% थी, अब इंपोर्ट ड्यूटी वो कर दी है 15%। क्यों? किसका मुनाफा कमाना चाहते हैं? अब किसान का जो मक्का है उसके दाम आप कौन खरीदेगा? जब 15% आपने इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी, आप यही चाह रहे हैं ना बाहर से मक्का है। यहाँ के किसान के बारे में तो आप सोच नहीं रहे। और बहुत अच्छा लगा
भाजपा के प्रवक्ता को ये तो रियलाइज हुआ कि पंजाब में गरीब किसान हैं, SC ST किसान हैं, इतने लोग हैं, उनकी दर्द की बात करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी को क्यों नहीं बोलते आप जाके ये बात? क्यों नहीं बात करते पंजाब के किसानों से? क्यों आतंकवादी आपके मुख्यमंत्री बोलते हैं? माफी मांगी क्या आज तक प्रधानमंत्री जी ने? क्या प्रधानमंत्री जी ने एक भी किसान की मौत पे शोक जताया? क्या इनके प्रवक्ता के पास हिम्मत है? जो 50 हमारे किसान भाई बहन मरे हैं, बहनें मरी हैं, जवान भरे, आप उनके लिए शोक प्रकट कर सकते हैं? नहीं, देखिए, हाँ, मैं इनकी बात, मेरी साथी प्रवक्ता की बात यदि पूरी हो गई हो तो मैं कुछ नाम लेना चाहता हूं। मुझे जरा अनइंटरप्टेड समय दीजिएगा, जैसा आपने कांग्रेस के प्रवक्ता को दिया। हरि बिश्नोई 51 वर्ष के हैं, फरीदाबाद हरियाणा के रहने वाले हैं। गणेश भोसले 38 वर्ष के हैं, लातूर महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। राम गुलाब 53 वर्ष के हैं, महाराजगंज उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। गगन फेरिंग लोअर दिबांग वैली अरुणाचल के रहने वाले हैं। ऐसे तमाम किसान हैं जिससे प्रधानमंत्री जी ने सीधा संवाद किया है, निरंतर संवाद किया है। और मेरी बहन ये भी कह रही थी, देखिए MSP के आगे मैक्सिमम रियलाइजेबल प्राइस, यदि मैं पटना जिला का किसान हूं, मैं बाध्य क्यों रहूं कि पटना जिले की मंडी में ही अपनी सब्जी को बेच पाऊं या अपनी उपज को बेच पाऊं? मैं पटना के बगल वाले जिले में यदि मुझे बेहतर विकल्प मिल रहे तो मैं वहां क्यों ना जाऊं? मुझे ये समझ में नहीं आता है। मैं कुछ और आंकड़े आपके सामने रहना चाहता हूं। राजा जी, आप तो लॉ की जानकार हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कही गई तो उपज में कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, जमीन पे कॉन्ट्रैक्ट कहां होगा? यही तो हम कह रहे हैं कि आप भ्रम फैला रही हैं, लोगों को भ्रमित कर रही हैं। आपके बड़े नेता, बड़े वकील कपिल सिब्बल जी, तमाम आनंद शर्मा जी भी कह रहे हैं कि भाई जमीन लेके चले जाएंगे। आप मुझे एक क्लॉज बता दीजिए जहां यह कहा गया है कि जमीन पे कॉन्ट्रैक्ट होगा, उपज पे कॉन्ट्रैक्ट होगा। आज मैं न्यूज 18 के दर्शकों के सामने ये दूध का दूध पानी का पानी कर दूं। एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, रकबा समझती होंगी आप। वर्ष 2014 में कुल रकबा कितना था आपको मालूम है? 124.3 मिलियन हेक्टेयर। वही 2019 में 127.6 मिलियन हेक्टेयर हो गया है। शायद आपको समझ में ना आए, लेकिन पुष्पेंद्र जी बैठे हैं, उनसे आप स्पष्टीकरण करेंगे। पुष्पेंद्र जी ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। और जब भी डिबेट में आते हैं, मेरी बात पूरी होने दीजिए आप। जब भी डिबेट में आते हैं बड़ा ही कंस्ट्रक्टिव डिबेट करते हैं पुष्पेंद्र जी, जिन्होंने इक्रियर और OECD का रिपोर्ट का जिक्र किया था। उसी रिपोर्ट में एक बहुत बड़ी फाइंडिंग ये थी कि रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस की वजह से लगभग 14% टैक्सेशन में चला जाता है किसान भाइयों को। तो उससे मुक्ति मिलनी चाहिए कि नहीं मुक्ति मिलनी चाहिए? पंजाब और किसान का भी आपने एक उदाहरण पूछा था, पंजाब और बिहार का। मैं बताना चाहता हूं आपको कि कांग्रेस के समय में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे अरविंद विरमानी जी। उनका एक है लर्निंग फ्रॉम ग्रोथ एक्सपीरियंस, इस पेपर का अध्ययन कर लीजिएगा। APMC रिपील करने के बाद बिहार का एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट नेशनल एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट से अधिक रहा है। वहीं नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जहां पंजाब दूसरी पोजीशन पे था, वो अब 10वीं पोजीशन पे आ गया है। थोड़ा अध्ययन करके आना चाहिए, मुझे लगता है उसमें कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। अभी भी जो हमारा कमिटमेंट है, मैं राधिका में आ रहा हूं, राधिका मैं आ रहा हूं, राधिका मैं आऊंगा। किसान क्रेडिट कार्ड, राधिका मैं आपको चांस दूंगा, ऑफ कोर्स राधिका आई विल गिव यू चांस, मैं पक्का चांस दूंगा राधिका आपको। हम लोग जमींदार किसान नहीं, हम लोग देखिए हमारे लिए किसान सूरजे वाला नहीं है, हमारे लिए किसान बुरा नहीं है, वो वंचित किसान, किसान कौन है? रॉबर्ट वाड्रा आपका किसान है। आपके लिए किसान की परिभाषा क्या होता है? रॉबर्ट वाड्रा आपके लिए किसान है। आप लोगों ने इस देश में भ्रष्टाचार को संस्थागत कर दिया है। All of you have institutionalized corruption in this country and the people of India can see through that. देश का नागरिक देख रहा है आप लोगों ने जिस प्रकार भ्रष्टाचार को संस्थागत करने का काम किया है। इस भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया जाएगा। आपका किसान जो रॉबर्ट वाड्रा है, आप कहते हो राधिका यू विल गेट चांस नाउ, यू स्पीक राधिका आपका किसान चाहिए आप लोगों को। राधिका नाउ यू प्लीज रिस्पॉन्ड। उसके बाद मैं अभिजीत के बाद आता हूं, राधिका के बाद। पहले मैं आपके पास आना चाहता था, लेकिन अब राधिका को जवाब देना पड़ेगा। जी राधिका। प्रतीक जी, मैंने 5 बातें शुरुआत से लेकर अभी तक गिनवाई। अभी तक आपके सामने है, प्रवक्ता साहब ने एक बार भी शोक नहीं जताया जो 50 लोगों की मौत हो गई। अरे दुश्मन की भी मौत होती है ना, तो हमारे दिल को दर्द होता है, मौत तो ऐसी चीज है। लेकिन प्रवक्ता साहब के मुंह से एक भी संवेदनशील शब्द नहीं निकला। और ये भी नहीं बता पाए कि मोदी जी की बात क्यों नहीं करते। ये भी नहीं बता पाए जो आंकड़े मैंने गिनवाए किसान सम्मान योजना के, कि क्यों इतने पैसे आज तक नहीं जमा हुए हैं। बातें बड़ी बड़ी आंकड़ों की करते हैं और मेरे ज्ञान पे जाते हैं। बात बात पे ये कांग्रेसी नेताओं पे जाते हैं, ये भूल जाते हैं कि कृषि मंत्री इस देश को ऐसा दुर्भाग्य मिला है कि कृषि मंत्री को यही नहीं पता हल और वो क्या होता है, क्योंकि उन्होंने आज तक कोई ऐसा काम किया नहीं है। खेती का ना उनके पास खेती की जमीन तक है। कम से कम जब ऐसा बड़ी चीज है तो ऐसे मंत्री तो होनी चाहिए। और दूसरी बात, ये वही सरकार है ना प्रतीक जी, जिसने 2017 में अरुण जेटली साहब ने साफ तौर से लोकसभा में कहा था कि हम कृषियों किसानों का कोई संसद में दोनों, संसद में उनका भी बयान और राहुल गांधी का भी बयान।
राहुल गांधी का भी बयान मुझे नहीं राधिका, दोनों का राधिका, राहुल गांधी का भी बयान मुझे याद है, मैंने उसको भी जिक्र किया था। मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं पासवान साहब आपको रोकूंगा। अजमेश जी से एक छोटा सा रिएक्शन, देन फिर मैं ब्रेक का टाइम, ऑफकोर्स आ रहा हूं मैं। प्रतीक जी, अभी मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर विरोध क्यों है और ये गतिरोध क्यों बना हुआ है, कहा क्यों नहीं हल हो पा रहा है? जी प्रतीक जी, बड़ी साफ सी बात है, इस सरकार ने 25 ट्रिलियन इकोनॉमी को छोड़ करके आरएसईपी पे साइन नहीं किए। नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने जाकर क्या कहा था, जब उनसे पूछा गया कि आप अपने किसानों को इतनी सब्सिडी देते हैं इंटरनेशनल प्लेयर पे, डब्ल्यूटीओ में, इस बात पर उनका हाँ मेरा किसान है, मैं सब्सिडी दूंगा। तब कनाडा का प्रधानमंत्री नहीं बोला था, तब कनाडा का प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के किसानों को सब्सिडी देने का विरोध कर रहा था। महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी पुष्पेंद्र जी ने एक बताया कि 2004 से लेकर 2017 के बीच में किसानों की दशा कितनी खराब हुई। अरे कौन सी सरकार रही, ये तो बताइए, कौन रहा इस बीच में, क्यों नहीं हुई अच्छी? आज वो बड़े बड़े उछल करके यहां से लेकर के इटली तक आवाज उठाने वाले किसानों की, तब कहां थे भैया वो? आप कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री मोदी की बात क्यों नहीं मानते? अरे राहुल गांधी आज एमपी हैं, अपने घोषणा पत्र की, अपने जब अध्यक्ष थे, अध्यक्ष की बात क्यों नहीं मानते, जिसने अध्यक्ष वो घोषणा पत्र जारी किया था? कपिल सिब्बल की बात क्यों नहीं मानते? ऐसा मत करिए। आपने तो कहा था किसान फसल बीमा योजना में भी बीमा कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए कितने लोगों को पहुंचा, और आप जो कह रही है ना कि इतने लोग, इतना पैसा पहुंचा, पश्चिम बंगाल की लिस्ट अगर नहीं आएगी तो वहां के किसानों को पैसा कहां से मिलेगा? छत्तीसगढ़ के किसानों की लिस्ट अगर नहीं आएगी तो कहां से पैसा मिलेगा? ये ठीक है कि समूचे देश के किसानों की एक हुई, लेकिन राज्यों को अपने किसानों की लिस्ट देनी है ना, तभी तो पहुंचेगा ना उनके पास पैसा। अरे भैया सोच समझ के बात करिए। मैं आ रहा हूं अनुराग जी, अनुराग जी आप ही का नंबर में आ रहा हूं, लेकिन गुरु प्रकाश जी एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद मैं स्टार्ट करूंगा आपसे, और हमारे साथ होंगे डॉक्टर अनुराग। बातचीत के सिलसिले को बढ़ाता हूं। मेरे एक कॉलर हैं जो प्रोग्राम देख रही हैं, उन्होंने ये बात रखी है सवाल कि आप बातचीत तो कर रहे हैं किसानों के बारे में, अच्छा लगा देख के, लेकिन किसानों की मौत के बारे में आपने कोई जिक्र नहीं किया, और उसका जिक्र करना चाहिए। अगर आप सहानुभूति रखते हैं तो इस बात को कहिए। मैं आपकी बात को रख देता हूं, सामने रख देता हूं। और किसान तो अन्नदाता है, ये तो हमसे क्या पहले सब तमाम सारे लोग कहते आए हैं, लेकिन मैं बिलीव करता हूं इस सेंटेंस पर, क्योंकि समझता हूं गांव को, उसकी पूरी तंत्र को समझता हूं, उसकी इकोनॉमी को समझता हूं, कैसे किसान रहता है वो भी मैं जानता हूं। कहीं 60 किसानों की जान की बात है, मैं बिल्कुल कहता हूं, मैं सैल्यूट करता हूं, बार बार कहता हूं कि नहीं होना चाहिए, बहुत दुखद है। किसान बीजेपी के प्रवक्ता अगर इस पर कुछ कहना चाहेंगे तो मैं स्वागत भी करूंगा। मैंने जो ऑर्डर बनाया है उसमें बीजेपी के प्रवक्ता कुछ बोलना चाह रहे हैं, मैं उनके पास, डॉक्टर अनुराग भदौरिया, देन चंद्रका जी आपके पास आऊंगा, प्रकाश जी आपके पास। जी बीजेपी के प्रवक्ता। जी देखिए, ऐसा है कि पार्टी के बड़े नेताओं ने विधिवत रूप से कई बार श्रद्धांजलि प्रकट की है, और मैं आज न्यूज़ 18 के दर्शकों के सामने भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते पूरी पार्टी की ओर से कोटि कोटि नमन और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। लेकिन बात यह है कि इस पे राजनीति का जो एक भ्रमजाल फैलाया गया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी ब्रेक में जाने से पहले हम लोग जो बात कर रहे थे, देखिए कुछ किसान संगठन ऐसे हैं जिन्होंने पूर्णतः इन रिफॉर्म्स का समर्थन दिया है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, मैं उनके नाम बता रहा हूं। कई बार पूछते हैं आप लोग कि नाम क्या है, नाम क्या है। गुन्नी प्रकाश जी का है, भारतीय किसान यूनियन मान, उन्होंने समर्थन किया है। भारतीय किसान यूनियन किसान पंडित राजकुमार शुक्ल जी का है। ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसके अंतर्गत 10 फार्मर ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, हरियाणा से, केरला से, तेलंगाना से और तमिलनाडु से। हरियाणा के एफपीओ ऑर्गेनाइजेशन ने, जागरूक और प्रगतिशील किसान यूनियन, हर किसान यूनियन, और इन सब के साथ साथ कॉन्फेडरेशन ऑफ एनजीओज इन रूरल इंडिया, सीएनआरआई एक संस्था है जिसने भी लगभग 3.5 लाख किसानों के हस्ताक्षर के साथ इन कानूनों का समर्थन दिया है। देखिए, संसद एक इंस्टीट्यूशन है, पार्लियामेंट एक इंस्टीट्यूशन है जहां पे रिफ्लेक्शन होता है विल ऑफ द पीपल का, सॉवरेन का रिफ्लेक्शन होता है। हम सब ये जानते हैं कि संसद में देश के 135 करोड़ लोगों की आकांक्षाएं, उनकी चिंताएं वहां पे परिलक्षित होती हैं। तो संसद की एक प्रक्रिया होती है, लेकिन इन सब के बावजूद भी स्वयं प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं कि किसान भाइयों के मन में संदेह है, संशय है,
बचा हुआ है तो आइए बैठ के बातचीत के माध्यम से दूर करें। 4 प्रमुख मुद्दे थे, 2 पे सहमति बन गई है, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है, पॉजिटिव डेवलपमेंट है, और आज की बैठक के बाद जो अगली बैठक निर्धारित की गई है कंस्ट्रक्टिव आउटकम निकल के आएगा। लेकिन जिस प्रकार का भ्रमजाल फैलाने का काम किया गया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। निरंतर की बात कर रहे हैं कि हम लोगों के नीति के केंद्र में, हम लोगों के नीति के केंद्र में वो किसान है, वो वंचित किसान है, वो भूमिहीन किसान है, वो कम जमीन वाला किसान है, और उनके कल्याण के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। 86% वो जो किसान है आपके उसके सेंटर में है। ठीक है, कितनी अच्छी बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं। जरा इनसे पूछिए, कानून बनाने के पहले क्या आपने किसान यूनियन के नेताओं से बुला के बात की थी? आज हस्ताक्षर करा रहे हो, कहां करा रहे हो, किधर करा रहे हो, क्या उसके पहले आपने इन किसान नेताओं से मीटिंग की थी कि हमें कानून बनाने जा रहे हैं, आपके लिए अच्छा है या बुरा है? भाई लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आपको उनसे जिनके लिए कानून बनाना जा रहे हैं उनके लिए कुछ तो बातचीत करेंगे। कोई तो कमेटी उनसे बातचीत हुई नहीं हुई ना? अब सुन लीजिए, मैं बोल लूं, उसके बाद चलिए आपने हाँ बता दीजिए, बोल दीजिए, अगर कोई बातचीत है तो बता दीजिए ना, कोई बातचीत हुई तो बता दीजिए। बता दीजिए, कोई बातचीत हुई तो बता दीजिए। अनुराग जी, ऐसा है कि हाँ नहीं संगठनों के साथ स्टैंडिंग कमेटी में मत जाइएगा, बातचीत बताइए। मुलायम सिंह यादव जी, अरे अब ये देखिए, मुलायम सिंह यादव जी पे जा रहे हैं, उन्होंने कभी नहीं बोला कि एमएसपी फिक्स नहीं होनी चाहिए। क्या उन्होंने बोला था कि एमएसपी नहीं होनी चाहिए? अब क्यों नहीं बात? अरे उन्होंने बोला था एमएसपी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने, मैं जानता हूं आप कई बार एक कोट कर, मुझे मालूम है अभिनीश जी भी देख रहे हैं। एमएसपी उन्होंने बोला एमएसपी होनी चाहिए, एमएसपी प्राइवेट पार्टी में होनी चाहिए। मैं आ रहा हूं, राधिका आ रहा हूं। एमएसपी फिक्स नहीं होनी चाहिए, तो पार्लियामेंट के अंदर में विरोध कर रहे थे, पार्लियामेंट आपने ध्वनिमत से पास कर दिया। पार्लियामेंट तो किसी का वोटिंग ही नहीं ली, ध्वनिमत से कानून तो वही बनता है, वही सिस्टम है। हमने क्यों ध्वनिमत से पास कर रहे थे आप? अनुराग जी, डॉक्टर अनुराग, हमने इस देश में एक प्रणाली बनाई ना, हो चुकी है। हमने इस देश में एक प्रणाली बनाई, उस प्रणाली के तहत हमने पार्लियामेंट को सर्वोच्च संस्था माना, उसके तहत हम कानून बनाते हैं, और उसमें एक स्टैंडिंग कमेटी उसका एक अहम हिस्सा है। तो है कि नहीं? आप मानते हो कि नहीं है? नहीं, अरे तो ध्वनिमत से, अरे मैं मानता हूं, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर में ध्वनिमत से पास कर दोगे, वोटिंग नहीं कराओगे। वहां वोटिंग के लोग वहां पे मेंबर्स बैठे रहे, आपने ध्वनिमत से पास करा दिया, पास हो गया। ये पार्लियामेंट चल रही थी, तमाशा हो रहा था, क्या था ये? ये आप कह रहे हैं आपने पास कराया, क्यों नहीं वोटिंग कराई? नेता ने क्या कहा था? प्रतीक जी, उन्होंने बोलिए क्या कहा था, बोलिए ना, क्या कहा था उन्होंने? एमएसपी नहीं होनी चाहिए कहा था उन्होंने, कहा था कि एमएसपी नहीं होनी चाहिए। बोलिए, अगर कहा था तो दुनिया सुन रही है, बोलिए क्या कहा था? नेताजी ने बोला था कि प्राइवेट पार्टी पे एमएसपी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बोला था किसानों का सम्मान होना चाहिए, किसानों की इनकम दोगुनी की जगह चौगुनी होनी चाहिए, किसानों के पास अपना घर होना चाहिए, किसानों के बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने चाहिए, किसानों को भी जीने का उतना ही अधिकार है जितना आम जनता का। किसान देश का अन्नदाता है, क्योंकि मैं भी किसान रहा हूं, इसलिए किसान का सम्मान करता हूं। सरकार को भी किसान का ख्याल रखते हुए कानून बनाना चाहिए, ये बोला था उन्होंने। पढ़ लीजिए आप उन्होंने क्या बोला था, मैंने आप एक शब्द बता दिया। आप लोग ना ये किताब कॉपी लेके जो घूमते रहते हो ना, डाटा पाटा माटा, ये डाटा पाटा से वहां 50 किसानों की मौत हो गई, और आप डाटा लेके घूम रहे हो। डाटा लेने से 50 किसान वापस आ जाएंगे क्या, जिंदा हो जाएंगे क्या? हम लोग को ऐसे याद रहता है क्या बोला था क्या नहीं बोला था। ये डाटा छोड़िए, डाटा पढ़ना, ये डाटा पढ़ के तो आप नुकसान कर रहे हो। आप कहते हो हमने 18,000 करोड़ दे दिया, 9 करोड़ किसान को आपने 18,000 करोड़ सम्मान निधि दी। पता पर एक किसान को कितना मिला? 16.5 रुपए। 16.5 रुपए में आप सम्मान करते हो किसान का क्या? एक किसान को 16.5 रुपए पड़ा ये तो हमें लगता है वेजेस, डेली वेजेस से भी बहुत। गुरु प्रकाश जी जल्दी बोलिए, गुरु प्रकाश जी, गुरु प्रकाश जी। नहीं, ये अनुराग भैया ये डाटा पाटा बोल रहे हैं ना, लालू जी ऐसी आईटी वाईटी कहते थे, और आज आईटी और साइंटिफिक एडवांसमेंट से ही कोविड का वैक्सीन निकला है। इनको बताना चाहिए आपको, आपने और लालू जी में बहुत अंतर नहीं है। आप लोगों को लालू यादव में बहुत अंतर नहीं है, आप डाटा पाटा कर रहे हैं। अरे थोड़ा देख करके आइए, थोड़ा देख करके आइए। आपसे जोर से चिल्ला सकता हूँ लेकिन नहीं चिल्लाऊंगा मैं। मेरे पार्टी के मेरे संगठन के संस्कार नहीं है, किसको डाटा बताते हो? अरे प्रभु डाटा छोड़िए, नहीं मिल रहा है, लोग भूख से आत्महत्या कर रहे हैं, उसके बारे में कब डाटा दोगे ये बताओ। पूरा देश देख रहा है, शांत हो जाइए। बिल्कुल प्रतीक जी, बिल्कुल बहुत अच्छा संस्कार लगा, सिखाता, लेकिन बहुत संस्कार अच्छा लगा भाजपा प्रवक्ता के जी रहे हो। संस्कार के साथ अहंकार तो भारतीय जनता पार्टी को है। 18,000 करोड़ का गिनाती है, 9 करोड़ पे पड़े मात्र 16.5 रुपए, ये नहीं बताती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं बताती है कि हम 20 लाख करोड़ देने का तो यहाँ गुणगान करते हैं, लेकिन किसानों जी राधिका प्लीज। प्रतीक जी, बहुत अच्छा लगा भाजपा प्रवक्ता के मुंह से ये सुनने को कि एक प्रणाली होती
होती है, किस तरीके से सरकार बिल पास करती है, पर शायद ये भूल गए जब पूरा विश्व टीवी पे देख रहा था राज्यसभा में किस तरीके से जब भाजपा की बहुमत नहीं थी तो वहां पे मार्शल्स को अंदर बुलाया गया, 100 से अधिक मार्शल अंदर आए और पहली बार देश के इतिहास में हुआ कि सांसदों को उठा के बाहर बिठा दिया गया, धक्के मार के, और वो बाहर संसद के बैठे थे और एक ध्वनि मत कराई गई, बिल पास हो गया जी, बिल पास हो गया। रात के अंधेरे में मोदी जी ने अपने घर में बिल बनाया। और क्या उनको डर है? क्यों शीतकालीन सत्र नहीं बुलाया? क्या दिक्कत थी? जब आपके सबसे शीर्ष नेतृत्व बंगाल जाके रैली कर सकते हैं तो शीतकालीन सत्र क्यों नहीं बुला सकते? तब आपको कोई दिक्कत आ जाती है? चर्चा करिए ना। अगर आप डेमोक्रेसी में रहते चर्चा से भाग क्यों रहे? देखने दीजिए पूरे विश्व को कि क्या चर्चा करते हैं और आप क्या नहीं कर रहे हैं। चर्चा से भाग क्यों रहे हैं? बाकी तो आपने सुना ही। वहां पे आंख वाँख नहीं मारनी चाहिए, आंख नहीं मारने की चीज जगह होती है। संसद पार्लियामेंट जो है ना, लोकतंत्र का गुमराह क्या है? पूरा देश देख रहा है, पूरा देश ने देखा, सबसे बड़ा देश देखा। अवनीश जी बोलेंगे, अवनीश जी बोलेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है, आज महत्वपूर्ण बात यह है कि आज ये डाटा पाटा कह रहे हैं। अभी 15 मिनट पहले कहते हैं सारा डाटा लेके बैठता हूं मैं। अनुराग बदारिया जो है कहते हैं अभी मैं लेके बैठता हूं जी, मुझे कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। और जब दूसरा डाटा देता तो कहता है ये डाटा पाटा लेके कहां से आ गए? ये जो खोखलापन है ना विपक्ष का, ये जो हताशा है, निराशा है कि क्या करें, क्या अब हम करें क्या? अगर किसानों की एक फसल आ गई, फसल के बाद उनको बेहतर दाम मिल गया, तब हम क्या करेंगे? तब तो ये कुछ कर नहीं पाएंगे। एक्चुअली वास्तव में हताशा ये है। नहीं तो एक फसल का इंतजार कर लो ना, इन कानूनों का एक फसल का इंतजार कर लो आप। अच्छा पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है। मैं पुष्पेन जी के पास आना चाहता हूं। मैं जी पुष्पेन जी और देन प्रकाश जी। कांग्रेस को इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक मिनट भाई प्रकाश जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। पुष्पेन जी बहुत जल्दी से। वो एमएसपी का प्रश्न है, एमएसपी के प्रश्न पर इनको जवाब देना चाहिए। जो पीएम किसान योजना की बात की है वो एक अच्छी योजना है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं। और 2000 रुपए मिले, एक किसान को 16 रुपए नहीं मिले, क्योंकि 9 करोड़ किसान को 18,000 करोड़ रुपए के हिसाब से 2000 रुपए बनते हैं। तो वो अच्छी योजना है, लेकिन उसमें हमने कहा है कि 24,000 रुपए करिए प्रति वर्ष। फैमिली का कितना मिला? मेंबर कितने होते हैं एक फैमिली में? कितने मेंबर होते हैं? प्रकाश जी कितने मेंबर हुए? प्रकाश चंद शर्मा। प्रतीक जी, मैं तो देखिए लाइटर नोट में यही कहना चाहूंगा, इस पूरे बिल में काफी डिबेट हो चुकी है कि राधिका जी को सपोर्ट करना चाहिए कि उनके नेता ने कभी कहा था कि हम एक तरफ आलू डालेंगे, दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। पुरानी बात है, वो स्कीम ले आए हैं। किसान बिल ऐसा बिल है कि ये किसानों को वास्तव में सोना प्रोवाइड करेगा। हमें जरूरत है समय की, और काफी ऐसे सुधार हमने देखे हैं। जबकि मिल्क रेवोल्यूशन हुआ, बैंकिंग रेवोल्यूशन हुआ, विरोध हुए हैं, प्रोटेस्ट करना हमारा अधिकार है। हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि इसको हमें समय देने की आवश्यकता है ताकि हम इसको अचीव कर पाए। जी प्रकाश जी बिल्कुल आपसे चर्चा रहेगी, हम आपको फिर से आगे बुलाएंगे, अपने बातचीत के इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आज अभी बस सिर्फ इतना वक्त है आर पार का।